यो नः प्रचोदयात्। ज्ञानविज्ञानयोर्दाता वेदः पुरुष एव हि। आद्यन्तं तमहं नौमि ततः सत्यामिमां सताम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। मम नाम चंद्रमोहन गोयलः। अहं नागपुरतः समागतः अस्मि। आज आप सभी के सामने एक नए विषय को लेकर यहाँ पर खड़ा हूँ। मेरा विषय आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, परमाणु तथा जीवन की उत्पत्ति। मैं अपने विषय की शुरुआत करने से पहले केवल 1 मिनट आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद दूंगा कि मेरा विषय आज की थीम या भारतीय विज्ञान सम्मेलन की किसी भी थीम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आयोजकों ने मुझे अपना पेपर प्रेजेंट करने के लिए अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ प्रश्न आने वाले हैं। ये प्रश्न हमारे मन में तब उठते हैं जब हम छोटे छोटे बच्चे रहा करते थे या फिर क्लास में हुआ करते थे। ये सब जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पर आएंगे सब मेरे 11th क्लास के क्वेश्चन है, जो मैं 11th क्लास में पहली बार इन विषयों को मैंने पढ़ा था। उन्हीं क्वेश्चंस को आज मैंने खुद से आंसर बना के दिया है और आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। परमाणु का जन्म कैसे होता है, जब मैंने अपनी 11th क्लास में पहली बार हमारी मैडम ने पढ़ाया कि बच्चों देखो पूरा यूनिवर्स दिख रहा है, ये परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, फिर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। मैंने इसके आगे और पूछा कि मैडम ये इलेक्ट्रॉन्स किन से बने होते हैं, प्रोटॉन्स किन से मिलकर बने होते हैं, फिर इनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। मैडम ने हमारे बोर्ड पर एक स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन का, एक बीच में न्यूक्लियस बनाया और 4 और इलेक्ट्रॉन बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो मैंने कहा कि मैडम ये आपने तो बना दिए, लेकिन ये एक्चुअली प्रकृति में किसने बनाए? कार्बन का आइटम इसको बनाया किसने, हाइड्रोजन का आइटम इसको बनाया किसने? तो मैडम ने अपने लेवल पे आंसर दिया, लेकिन बात मुझे हजम नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है मैडम, इलेक्ट्रॉन्स बनाए, किससे बनाए? हम बेसन का लड्डू बनाते हैं तो उसके लिए बेसन लगता है, चना लगता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यदि बना होगा, प्रोटॉन्स यदि बना होगा, किसी न किसी चीज़ से बना होगा, कुछ ना कुछ। क्या? तो मैडम क्या? तो मैडम ने आंसर दिया, लेकिन मेरे हजम नहीं हुआ। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पे कुछ मिसिंग है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इन सारे प्रश्नों के आंसर मैं दूंगा। 2009 की ये घटना है, 2009 और आज 2023, 14 सालों से लगातार इन विषयों को सोच रहा हूँ। आज आयोजकों ने मुझे 14 साल की स्टडी को 7 मिनट के अंदर रखने के लिए कहा है। इम्पॉसिबल है मेरे लिए। समय जब तक रहेगा मैं बोलता रहूँगा, जैसी घंटी बजेगी नीचे बैठूंगा। तो मैं अपने विषय की शुरुआत करता हूँ। मुझे शोध की प्रेरणा कहाँ से मिली? तो ये जो मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन हुआ करते थे, जिनके लिए मुझे कई बार डांट भी पड़ी और फ्रेंड्स ने मुझे एक पागल नाम भी दे दिया था, तो फिर भी उसको लेकर मैंने आगे बढ़ा। मेरा पहला प्रश्न था पदार्थ की सूक्ष्मतम संरचना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं। फिर इनकी संरचना क्या होती है? परमाणु गोल है, वैसे घूमता रहता है, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन का पूछा कि इलेक्ट्रॉन की उसकी संरचना क्या है। फिर ब्रह्मांड में जितने सारे तत्व बनते हैं ये किस प्रक्रिया के तहत बनते हैं। एक उदाहरण के लिए बोलता हूँ, हमको रोटी बनाना हो तो रोटी बनाने की एक स्पेशल मेथड होती है। सबसे पहले आटा लिया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, नमक डाला जाता है, उसकी प्रोसेस से बनती है। यदि हमने कहा कि कार्बन का आइटम बना के बताओ, तो प्रकृति ने किस प्रकार से बनाया, इस प्रकार के प्रश्न थे। तो ये प्रश्न के आंसर मुझे कभी मिले नहीं, और जिन प्रश्नों के आंसर मिले उनसे मैं कभी सहमत हो नहीं पाई। जैसे परमाणु खोखला होता है, बीच में एक न्यूक्लियस है, उससे दूर एक इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या है? मैंने ये क्वेश्चन कई लोगों के सामने पूछा और सभी लोगों ने अच्छी तरीके से आंसर दिया। बात मेरे हजम नहीं हुई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग है। फिर न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात भी सब लोगों ने मुझे कई बार समझा के कही, लेकिन मेरे फिर भी हजम नहीं हुई। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कहीं ना कहीं पे काम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक लास्ट में क्वेश्चन है। हाँ, परमाणुओं में उनके गुणों में बड़े से बड़े परिवर्तन के लिए कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन पर्याप्त रहता है। आप लोगों ने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन क्या है? एक गैस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। लिथियम का नाम सुना होगा। लिथियम क्या है? मेटल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3। एक इलेक्ट्रॉन्स के अंतर में गैस से सीधे सॉलिड। ठीक है। ऑर्गन का नाम सुना होगा। गैस है, अक्रिय गैस है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 18। लिथियम का परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन्स, केवल सॉलिड है। 18 इलेक्ट्रॉन्स वाला एक परमाणु अक्रिय गैस है। तो जो सारी बातें थी
मैं इससे सहमत हो नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि प्रश्न मेरा, उत्तर भी मेरा होगा, चाहे समय कितना लगे। और भगवान ने छोटी सी उम्र में मुझे कुछ न कुछ दिशा दी, और दिशा पे चलकर मैंने आज अपने ही जितने प्रश्न थे उन सभी के आंसर दिए हैं। मैं थोड़ा सा आपको आज ये बताऊंगा कि प्रकृति में परमाणु का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि उतना बताऊंगा और मेरा टाइम खत्म हो जाएगा। तो परमाणु के जन्म की थोड़ी सी कथा सुनते हैं। परमाणु के जन्म की कथा के लिए सबसे पहले आवश्यकता थी कि परमाणु बना किससे होगा। तो मैंने विचार किया ऊर्जा पर। ऊर्जा क्या है इसके बारे में हम बहुत बाद में बात करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए ऊर्जा है, और ऊर्जा की भौतिक प्रकृति होती है। भौतिक पदार्थ से मतलब क्या, कि जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है। यदि इन दो से भी पता नहीं चले तो तीसरा सबसे अच्छा विषय यह है कि ऐसा पदार्थ जो किसी अन्य भौतिक पदार्थ से प्रभावित हो या उसे प्रभावित करे, वो भौतिक होता है। या मेरे सिर पे लाइट आ रहा है, मैंने अपने हाथ को सिर पे रख दिया, लाइट छाया पड़ी, लाइट इफेक्ट हो रहा है। इसका मतलब लाइट एक भौतिक पदार्थ है, फिजिकल मैटर है। फिजिकल मैटर की वो स्थान भी घेर रहा है और उसका अपने आप में द्रव्यमान भी है। तो पहली बात यह है कि ऊर्जा एक भौतिक प्रकृति, ऊर्जा की प्रकृति भौतिक होती है। दूसरी बात, ये जो ब्रह्मांड बना है, किसी ने कहा परमाणु से बना है। परमाणु किससे बने हैं, तो इलेक्ट्रॉन से बने हैं। इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं, तो अभी उत्तर नहीं है, लेकिन हम मान के चलो पार्टिकल नंबर ए से बने हैं। पार्टिकल ए किससे बना है, तो पार्टिकल बी से बना है। बी किससे बना है, तो सी से बना है। सी किससे बना है, डी से बना है। ऐसे 26 तक चलेंगे, और जब 26 खत्म हो जाएगा फिर हिंदी पे शुरू करके अ से मिलके बना है, ब से मिलके बना है। इस प्रकार से ये कथा चलती रहेगी। लेकिन मैंने ऐसा माना है कि जो कुछ भी पदार्थ होगा वो होगा तो फिजिकल मैटर ही। फिजिकल मैटर से ही किसी फिजिकल मैटर को बनाया जा सकता है। हम विचार करके यहाँ पर किसी गेंद को नहीं बना सकते। हमको गेंद बनाने के लिए कुछ ना कुछ फिजिकल मैटर लाना ही पड़ेगा। तो जो भी ब्रह्मांड बना है वो किसी न किसी फिजिकल मैटर से ही बना है। अब फिजिकल मैटर जो भी रहा होगा, इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए इतना ज़्यादा मात्रा में पदार्थ कहाँ से आया होगा, प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा होती है। हम सब सूर्य को देखते हैं। सूर्य से डेली हर सेकंड कितनी सारी ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा यदि भौतिक है तो कहाँ जा रही है वो, इतने लाखों सालों से सूर्य अपनी ऊर्जा भेज रहा है, कहाँ जा रही है पूरी की पूरी एनर्जी। यदि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कहीं ना कहीं पे तो गई होगी, उसने स्थान घेरा होगा, उसका द्रव्यमान रहा होगा। ये सारी बातें हैं। तो एक तरफ तो ब्रह्मांड के निर्माण के लिए कोई फिजिकल मैटर होना चाहिए जिसका पता नहीं, और दूसरी बात सूर्य से निकलने वाली एनर्जी फिजिकल होते हुए भी उसको पता नहीं चल रहा है। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है शायद इसी सूर्य की एनर्जी से सारे परमाणु बन रहे हो, फिजिकल मैटर बन रहा हो। लेकिन एनर्जी तो लाइट के फॉर्म में रहती है, वो कभी कभी रेस के फॉर्म में रहती है, साउंड के फॉर्म में रहती है। उससे ठोस, द्रव, लिक्विड ऐसे कैसे गैस बन सकते, इस प्रकार के सारे एटम्स कैसे बन सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी यदि ऊर्जा फिजिकल है, फिजिकल मैटर है, ब्रह्मांड में कहाँ जा रही है पता नहीं चल रहा है, तो हम ये बात को स्वीकार करें कि सूर्य से निकलने वाली सारी ऊर्जा से ब्रह्मांड के सारे परमाणु का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ होगा, ये पॉसिबल है क्या? यहाँ पे स्पष्ट अक्षरों में लिखा है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से समस्त भौतिक पदार्थों का निर्माण होता है। अब सूर्य की ऊर्जा जो निकलती है वो रेज में रहती है, लाइट में रहती है, साउंड में रहती है, फिर डिफरेंट उसके रूप रहते हैं। कुल मिला के वो ठोस नहीं है, वो द्रव नहीं है, वो गैस नहीं है। अब जब ये तीनों स्टेज नहीं है तो फिर उससे ठोस, द्रव, गैस के परमाणु कैसे बन सकते हैं, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। हमने प्रकृति में ऊर्जा की, लाइट की, हाल फिलहाल लाइट पे बात करेंगे। लाइट की प्रकृति देखिए, जो अपने सोर्स से निकलने के बाद में हमेशा फैलती है। मेरे ऊपर बल्ब जल रहा है, वहाँ से एनर्जी निकल रही है, क्या हो रही, फैल रही है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आवाज़ जा रही है, आवाज़ क्या है, शब्द फैल रही है। कहीं से हम किसी मेटल के अंदर हम करंट छोड़ दें, करंट शब्द फैल जाता है। तो ऊर्जा हमेशा फैलती है। फिजिकल मैटर उसकी प्रकृति होती है कि वो कभी भी एक ही दिशा में अनंत काल तक गति नहीं करता है। यदि वो फिजिकल मैटर है तो उसकी एक लिमिटेशंस है ही है, वो एक लिमिट के बारे में आगे जा ही नहीं सकता। तो एनर्जी यदि फैल रही है,
इसका मतलब वो एक न एक समय पे जाके रुकने वाली है और उसकी ठीक अपोजिट गति होने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा मैं। प्रकृति में कोई भी भौतिक क्रिया कभी भी किसी एक ही दिशा में नहीं चलती। वह अपनी उच्चतम अवस्था अथवा अपनी उच्चतम स्थिति अथवा अपना उच्चतम लक्ष्य प्राप्त कर लेने के बाद में अनुकूल परिस्थितियों में समान रूप से विपरीत दिशा में गति प्रारंभ करती है तथा पुनः उसी आरंभ बिंदु पर पहुंचती है जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। आपने न्यूटन की गति का तीसरा नियम पढ़ा है। वो नियम एक बहुत अच्छा नियम है, उसी के आधार पर है, लेकिन वो एक छोटा सा नियम है। उसी नियम को मैंने बढ़ाकर यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे न्यूटन की गति का नियम फॉलो होता है। ऊर्जा में संकुचन। भौतिक पदार्थों में कभी भी एक ही दिशा में गति नहीं होती। ये लाइट आज फैल रहा है, इसका मतलब 1000 साल पहले या 5000 साल पहले या 10,000 साल पहले कभी न कभी श्रिंक हुआ होगा। यदि श्रिंक नहीं होता तो आज फैलता नहीं। सूर्य से आने वाली एनर्जी आज फैल रही है, इसका मतलब ये कभी न कभी श्रिंक हुई होगी। भले उसके लिए 10 लाख साल, करोड़ साल, अरब साल लगे होंगे, वो कभी न कभी श्रिंक हुई होगी। इसके बिना यह संभव नहीं है कि कोई भी भौतिक पदार्थ एक ही दिशा में गति करता रहे। यहाँ पे एक छोटा सा प्रयोग है, बाकी अभी इतना टाइम नहीं है। आप लोगों ने एक चीज सभी को पता है, हम किसी फिजिकल मीटर के ऊपर प्रेशर का अंतर देते हैं, प्रेशर डालते हैं तो उसकी अवस्था चेंज होती है। हम गैस के ऊपर प्रेशर डालकर उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, लिक्विड के ऊपर प्रेशर डालकर उसको ठोस में, सॉलिड में बदल सकते हैं। यदि एनर्जी भी फिजिकल है तो हम उसके ऊपर प्रेशर डालकर हम उसको ठोस में भी बदल सकते हैं। इसका मैंने पीछे उदाहरण दिया था। हम एक लकड़ी के टुकड़े को जलाते हैं, लकड़ी के टुकड़ों से हमको 4 चीज मिलती है। राख मिलेगी, गैस निकलेगी, ऊष्मा मिलेगी और प्रकाश मिलेगा। लकड़ी का टुकड़ा जलने के बाद में गैस हवा में चली जाती, मिल जाती है, राख हमारे हाथ में बचती है। जो ऊष्मा और प्रकाश निकलता है वो जलने के पहले लकड़ी के अंदर था। किस फॉर्म में रहा होगा? किसी न किसी सॉलिड फॉर्म में रहा होगा। तो दहन की प्रक्रिया में यदि एक पदार्थ सॉलिड से अपनी नेचुरल स्टेज में जा सकता है, इसका मतलब किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू वो लाइट से सॉलिड के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए कितना समय लगेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, ये भले हमारी आंखों के सामने ना घटे, लेकिन प्रकृति में, ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं पर कुछ न कुछ ऐसी घटना घट सकती होगी। तो इसी के आधार पर मैंने कहा है कि यदि ऊर्जा श्रिंक होकर ठोस का रूप ले सकती है तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से सारे के सारे परमाणुओं का निर्माण संभव है। अब मेरा समय खत्म हो चुका है, इसलिए आखिरी स्लाइड बताकर यहाँ पे मैं बंद करता हूँ। ये मैंने पूरी परमाणु का निर्माण कैसे होता है उसका एक डायग्राम बनाया था, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। हाँ, यहाँ पर मैंने जितनी भी परमाणु की संरचना के बारे में बताया उससे मैं परमाणु के जन्म, उसकी वृद्धि, उसकी मृत्यु, फिर परमाणु के जीवन के आधार पर पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी के जीवन का विकास, पृथ्वी की मृत्यु, पृथ्वी के जन्म के विकास के साथ साथ में सूर्य का जन्म, सूर्य का विकास, उसकी मृत्यु और उसके साथ साथ में ब्रह्मांड के सारे जितने भी ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और ये जितने भी हैं, उनकी उत्पत्ति और उनका जीवन किस प्रकार से चलता है ये बता सकता हूँ। साथ में गुरुत्वाकर्षण क्या चीज़ है, ये पृथ्वी में कहाँ से आया है, पृथ्वी की सतह पर घूमना। Okay, doctor, thank you for your presentation. Any question from the audience? You have put up a lot of hypotheses of your own. Do you have taken any idea from any books or something, some present, some citation is not made, some idea from where? सर, ये पूरे के पूरे मेरे अपने खुद के विचार हैं। मुझे जब कहीं से भी किसी भी बात के उत्तर अच्छे से नहीं मिले तब मैंने प्रकृति में घटने वाली सारी घटनाओं को देख देख कर इनके आंसर्स बनाए हैं। जितनी बातें रखी है इन सबके पीछे, हर एक के पीछे प्रमाण है। बाकी उसके लिए मुझे अपने पूरे पेपर को एकदम लेंथ में, पूरे डिटेल में बताना पड़ेगा। हर एक के पीछे प्रमाण है।
यदि मुझे आप मैं प्रमाण में डाउट नहीं कर रहा हूँ, किसी से भी साइटेशन या किसी से भी आइडिया लिया है, कहाँ नहीं। से भी आपने पढ़ा है? नहीं, ये कहीं से किसी से आइडिया नहीं लिया है, मेरा प्रश्न बना, मैंने उसका आंसर दिया। थैंक यू। किसी भी बुक में इसका कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा। थैंक यू। Thank you, Dr. Chandramani. The next presenter is Ms. Purva Goel.